आज हम जिस दुनिया में कदम रखने वाले हैं वो कागज पर छपी है, लेकिन उसकी धड़कनें वो आज भी महसूस की जा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव की। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये गाजीपुर के एक छोटे से गांव गंगौली का पता है, जहां इतिहास की सबसे बड़ी आंधी वो दस्तक देने वाली थी। हाँ। सोचिए, साल है 1947। हवा में आजादी की खुशबू तो है, पर साथ ही दंगों की बारूद की गंध भी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि जब दिल्ली और लाहौर में देश को आधा आधा बांटने का फैसला हो रहा था, तो गंगौली जैसे एक छोटे से गांव पर क्या गुजर रही थी। हाँ, वहाँ के लोग इसे कैसे देख रहे थे, कैसे जी रहे थे। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास जो है ना, वो अक्सर बड़े फैसलों और बड़े नेताओं की कहानी बनकर रह जाता है। सही बात है। लेकिन ये उपन्यास उस कहानी को पलट देता है। ये हमें बताता है कि 1947 का बंटवारा वो सिर्फ जमीन पर एक लकीर खींचना नहीं था। सैयद और शेख रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान है, हिंदू परिवार भी पीढ़ियों से बसे हुए हैं। बिल्कुल। और यही हमें कहानी के दो ऐसे किरदार मिलते हैं जो इस गांव की आत्मा की तरह है। हाँ। पहले है सज्जाद अली। सज्जाद गांव का एक बड़े सैयद खानदान से है, अलीगढ़ से एमए किया है, गांधी जी की बातों पर यकीन करते हैं। पर एक बात और है। हाँ। उनके अंदर सैयद होने का एक अभिमान भी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं डॉक्टर बिंदु पांडे, गांव के ब्राह्मण जो नेहरू के फैन हैं और पक्के गांधीवादी। और मुसलमान उन्हें बड़े प्यार और मजाक में पंडित जी बुलाते हैं। तो ये क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम दोस्ती की एक मिसाल है, या इसमें कुछ और भी गहरा है? ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है। ये दरअसल गंगोली की पहचान के दो हिस्से हैं। अच्छा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। राही मासूम रजा शायद ये कह रहे हैं कि आप इस गांव से एक को निकाल देंगे तो वो गांव ही नहीं रहेगा। उनकी दोस्ती सियासी नहीं है, बल्कि एक जमीनी हकीकत है। सज्जाद का गांधीवादी होना और डॉक्टर पांडे का नेहरूवादी होना, हाँ। ये उनके पढ़े लिखे उन्हीं की निशानी है। लेकिन उनकी दोस्ती की जड़ें सियासत में नहीं है, वो गंगोली की मिट्टी में है। और सज्जाद के किरदार में ये जो अंतर्विरोध है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। कौन सा? एक तरफ वो आधुनिक सोच वाले गांधीवादी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सैयद पहचान को लेकर इतने सचेत हैं। क्या ये उस दौर के पढ़े लिखे मुसलमान की एक कश्मकश को नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है। ये उस दौर का सबसे बड़ा संकट था, पहचान का संकट। आप कौन हैं? एक भारतीय, एक मुसलमान या एक सैयद? सज्जाद के लिए ये तीनों पहचानें एक साथ मौजूद थीं। सही बात है। कांग्रेस का समर्थन करना उनकी भारतीय पहचान थी और सैयद होना उनकी सामाजिक और पारिवारिक विरासत। 1947 से पहले ये दोनों चीजें आराम से एक साथ रह सकती थी। हाँ। लेकिन बंटवारे की सियासत ने इन पहचानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। उपन्यास यही दिखाता है कि कैसे एक इंसान के अंदर ही बंटवारा चल रहा था। तो हमारे पास ये दो किरदार हैं, सज्जाद और पांडे जी, जो गांव के आत्मा की तरह हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1947 के उस तूफान में क्या सिर्फ दो लोगों की दोस्ती पूरे गांव को बिखरने से रोक सकती थी? मुश्किल था, क्योंकि बाहर की दुनिया अब एक रेडियो के जरिए गंगोली के आंगन में पहुंच चुकी थी। और वो रेडियो सिर्फ खबरें नहीं ला रहा था। हाँ। वो डर, शक और नफरत का एक नया वायरस लेकर आ रहा था। पंजाब जल रहा है, लाहौर में कत्लेआम हो रहा है। ये खबरें जब गंगोली के चौपाल पर सुनी जाती थीं, तो सदियों पुराने रिश्तों पर शक की एक परत जमने लगती थी। हाँ, जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के घर की शादियों में शरीक होते थे, वो अब मनी मन एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे थे। और ये उथल पुथल सबसे साफ दिखती है सज्जाद अली के अपने घर में। उनके भाई? हाँ, उनका भाई है तसद्दुक हुसैन, जो पाकिस्तान जाने का पूरा मन बना चुका है। उसका तर्क ये है कि हिंदुस्तान में अब मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहेंगे, गुलाम हो जाएंगे। लेकिन सज्जाद नहीं मानता। नहीं, सज्जाद कहता है कि हमारा गांव हमारा है, हमारी कब्रें यहाँ हैं, हम कहाँ जाएंगे। ये एक ही घर के अंदर दो भाइयों का नहीं, बल्कि उस दौर की दो विचारधाराओं का टकराव है। बिल्कुल, एक तरफ भविष्य का डर है और दूसरी तरफ अपनी जड़ों से जुड़ाव। हाँ, और उस ऐतिहासिक संदर्भ में जो बात अक्सर छूट जाती है वो ये है कि पाकिस्तान उस वक्त कई लोगों के लिए कोई ठोस जगह नहीं थी, बल्कि एक आइडिया था। एक आइडिया। हाँ, असुरक्षा से बचने का आइडिया, एक बेहतर भविष्य का आइडिया। लेकिन गंगौली वो एक जीती जागती हकीकत थी। वो खेत, वो मस्जिद, वो मंदिर, वो कब्रिस्तान, वो उनकी जिंदगी थी। राही मासूम रजा यहाँ ये दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली और लाहौर में बैठकर लिया गया एक राजनीतिक फैसला
गंगौली के एक घर के आंगन में 2 भाइयों के बीच दीवार बन गया। ये देश का बंटवारा नहीं, घरों का बंटवारा था। और माहौल में ये जहर कैसे घुल रहा था, इसका एक बहुत ही छोटा लेकिन ताकतवर प्रतीक है उपन्यास में। क्या? मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियों की आवाज। पहले ये आवाजें गांव की सुबह शाम का संगीत हुआ करती थीं, एक दूसरे में मिल जाती थीं। हाँ। लेकिन अब लोगों को ये बटी हुई लगती हैं। अजान सिर्फ मुसलमानों की और घंटियां सिर्फ हिंदुओं की। मतलब एक ही हवा में तैरती आवाजें भी अब मजहब में बट गई थी। बिल्कुल। दरिया बदल गया था। हाँ। नफरत का चश्मा जब आंखों पर चढ़ता है ना, तो संगीत भी शोर लगने लगता है। उपन्यास की यही खासियत है कि वो बड़ी बड़ी सियासी बातें नहीं करता, वो ऐसे छोटे छोटे बदलावों से दिखाता है कि समाज के अंदर जहर कैसे फैलता है। और इसी सब नफरत और सियासत के बीच कहानी में एक प्रेम कहानी भी सांस ले रही है। हाँ। और वो भी एक सैयद लड़के और ब्राह्मण लड़की की। जबरदस्त। सज्जाद का छोटा भाई है इम्तियाज, थोड़ा शायर, थोड़ा बिंदास। और उसे मोहब्बत हो जाती है डॉक्टर बिंदु पांडे की भतीजी सावित्री से। सोचिए, 1947 के उस माहौल में तो ये आग में घी डालने जैसा रहा होगा। ये आग में घी डालने जैसा भी था, और उस आग को बुझाने वाली उम्मीद की एक किरण भी। अच्छा। एक तरफ जहां बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग मजहब और मुल्क की लकीरों में उलझे थे, वहीं ये 2 नौजवान थे जो सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत के जज्बात से जुड़े थे। उनका इश्क असल में बंटवारे की पूरी विचारधारा को, उस 2 नेशन थ्योरी को एक सीधी चुनौती था। ये कहानी एक सवाल पूछती है। हाँ, कि क्या सियासत द्वारा खींची गई लकीरें मोहब्बत से बड़ी हो सकती हैं? इम्तियाज और सावित्री का रिश्ता उस अंधेरे में टिमटिमाते उस दिए की तरह है जो कहता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और फिर कहानी उस रात पर पहुंचती है जो गंगौली का भविष्य तय करने वाली थी। अफवाहें फैलती हैं और दोनों समुदाय हथियार उठा लेते हैं। हाँ। यहाँ मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। सज्जाद और पांडे जी जो सबसे समझदार हैं, वो लोगों को इंसानियत की दुहाई देते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। क्या ये दिखाता है कि डर और नफरत के सामने तर्क वो हमेशा हार जाता है? बिल्कुल। और यही उस दौर की त्रासदी थी। तर्क तो दिल्ली में बैठे नेता भी दे रहे थे, लेकिन जमीन पर डर का माहौल था। सही बात है। राही यहाँ ये दिखा रहे हैं कि जब भीड़ बन जाती है तो उसकी अपनी कोई चेतना नहीं होती, वो सिर्फ एक भावना पर चलती है। और उस रात गंगौली में डर की भावना सबसे हावी थी। वो हमें मारने आ रहे हैं। हाँ, इस वो में कोई भी हो सकता था। इस वक्त तर्क की आवाज सबसे कमजोर पड़ जाती है। उस रात गंगौली की गलियों में जैसे कयामत उतर आई थी। एक तरफ से आवाज आती अल्लाहू अकबर, दूसरी तरफ से हर हर महादेव। लेकिन ये आवाजें गंगौली की नहीं थी। नहीं, ये बाहर से आया हुआ जहर था। बिल्कुल। और फिर बाहरी गुंडे गांव पर हमला कर देते हैं, लूटपाट और आगजनी के इरादे से। लेकिन उस पल जब गांव पर हमला होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हाँ, और उपन्यास का सबसे जरूरी पल शायद वही है। क्या होता है? जैसे ही हमला बाहर से होता है, गांव के अंदर की लड़ाई खत्म हो जाती है। अच्छा। जो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मारने पर तुले थे, वो अचानक एक हो जाते हैं। वो हमलावरों से अपने गांव को बचाने के लिए लड़ते हैं। यहाँ एक कमाल की बात यह है कि उपन्यास ये नहीं कहता कि नफरत थी ही नहीं। नफरत और शक बिल्कुल था। वो एक दूसरे पर हथियार उठाने को तैयार थे। हाँ, वो तो थे। लेकिन बाहरी खतरा आने पर उनकी पहचान बदल गई। वो हिंदू मुसलमान से पहले गंगोली वाले बन गए। गंगोली वाले? हाँ। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी पहचान ज्यादा मजबूत है, बल्कि ये है कि कौन सी पहचान कब हावी हो जाती है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है जो राही यहाँ कह रहे हैं। गांव बच तो जाता है, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, कई जाने जाती हैं। उस तूफान के बाद तसद्दुक हुसैन जैसे कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं। और एक और चौंकाने वाली बात होती है, इम्तियाज और सावित्री की शादी हो जाती है। अच्छा। हाँ, बिना किसी जश्न के और बिना किसी विरोध के गांव चुपचाप इस रिश्ते को मंजूरी दे देता है। क्या इसका मतलब यह है कि गांव ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था? क्या सबक? उस एक रात की हिंसा ने उन्हें दिखा दिया था कि नफरत की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इम्तियाज और सावित्री की शादी को चुपचाप स्वीकार कर लेना, ये गांव का प्रायश्चित करने का तरीका था। ये कहने का तरीका था कि बस अब और नफरत नहीं। ये उस साझा तहजीब की जीत थी, जो कुछ देर के लिए हार गई थी, लेकिन पूरी तरह मरी नहीं थी। और फिर आता है उपन्यास का वो आखिरी सीन जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। सब कुछ शांत हो चुका है। डॉक्टर बिंदु पांडे और सज्जाद अली मस्जिद के पास चबूतरे पर बैठे चाय पी रहे हैं। हाँ। पांडे जी पूछते हैं, सज्जाद मियाँ, आखिर गांव आधा नहीं हुआ ना? और सज्जाद मुस्कुराकर कहता है, पंडित जी,
गांव पूरा का पूरा हमारा है, आधा कहाँ हुआ। ये संवाद सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहीं उपन्यास का शीर्षक आधा गांव अपने पूरे व्यंग्य के साथ सामने आता है। कैसे? सियासत ने मुल्क को आधा कर दिया, नक्शे पर लकीर खींच दी, लेकिन गंगौली ने अपनी आत्मा को आधा नहीं होने दिया। उसने खुद को बचा लिया। हाँ, सज्जाद का ये कहना कि गांव पूरा का पूरा हमारा है, ये एक ऐलान है कि गंगौली की पहचान को कोई बंटवारा तोड़ नहीं सका। अंत में जब आजान और मंदिर की घंटियों की आवाजें फिर से एक साथ गूंजती हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि गांव की आत्मा फिर से जुड़ गई है। तो चलिए, इस सबके बाद अगर सोचा जाए कि आधा गांव आज भी हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे बड़े बड़े राजनीतिक फैसले आम इंसान की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, जिनके लिए वो गांव ही उनका देश होता है। सही बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि साझा संस्कृति और साथ रहने की आदत वो बाहर से आई नफरत से ज्यादा मजबूत हो सकती है अगर उसे बचाने की कोशिश की जाए। गंगौली ने कोशिश की और वो कामयाब हुआ। लेकिन ये हमें उस गहरे पहचान के संकट के बारे में भी बताता है जिससे उस दौर का हर इंसान गुजर रहा था, और शायद किसी न किसी रूप में आज भी गुजर रहा है। ये उपन्यास 1960 के दशक में लिखा गया था, जब राही मासूम रजा 1947 की यादों को फिर से जी रहे थे। और आज जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक सवाल मन में उठता है। हाँ, और वो सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। आज के दौर में जब धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर समाज में नई नई लकीरें खींचने की कोशिशें होती हैं, तो गंगौली की कहानी हमें क्या सिखाती है? अपने साझा गांव को, चाहे वो हमारा मोहल्ला हो, शहर हो या पूरा देश हो, उसे इन बाहरी विभाजनकारी ताकतों से बचाने का आज क्या मतलब है? ये सवाल राही ने तब पूछा था, और शायद ये आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।